स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें आज मैं आपको डिबेंचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैंने हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं जो मेरी प्लेलिस्ट क्लास 11th अकाउंट्स वन शॉट में अवेलेबल है। शेयर कैपिटल के भी सभी टॉपिक्स में समझा चुकी हूं। डिबेंचर का ये लास्ट टॉपिक है, इससे पहले भी 2 वीडियोस बन चुके हैं, उन्हें आप इसी प्लेलिस्ट में देख लेना। तो बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्या शुरू करो। क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी? देखो, छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूं कि क्या है ये कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए, आपको पता ही है कि कंपनी डिबेंचर कब इशू करती है। वो उस समय डिबेंचर इशू करती है जब उसे पैसों की नीड होती है और वो पब्लिक से लोन लेना चाहती है। वो किसी बैंक के पास नहीं जाना चाहती, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाना चाहती, वो पब्लिक के पास डायरेक्टली जाती है और उनसे पैसा मांगती है। पब्लिक उसे पैसा दे देती है, किसे? कंपनी को। पर कंपनी को वो पैसा मिलने के बाद भी थोड़े समय बाद नीड होती है कि उसे और पैसे की नीड है, तो वो क्या करती है? वो फिर जाती है बैंक के पास। पहले वो पब्लिक से ले लेती है पैसा और इश्यू ऑफ डिबेंचर कर देती है और उसे लेटर दे देती है डिबेंचर का। वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। अब यदि उसे और पैसे की नीड है तो वो जाती है बैंक के पास। बैंक के पास जाने के बाद वो सबसे पहले, जब बैंक उसे पैसा देती है तो बोलती है रखो कुछ मॉर्गेज पे, रखो कोई एसेट जिसके बदले मैं आपको पैसा दूं। तो कंपनी क्या करती है? उसकी कोई एसेट उठा के बैंक के पास रख देती है और बोलती है कि ये आप रख लीजिए, आप हमें पैसा दे दीजिए। लेकिन जो बैंक होती है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं होती है उस एसेट से। उसे लगता है कि पैसा तो ज़्यादा ले रही है कंपनी, लेकिन जो एसेट दे रही है वो कम प्राइस की दे रही है। तो वो क्या चाहती है? सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहती है। इस सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। अब ये सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में कंपनी, जो उसके पास डिबेंचर हैं, जो उसने किससे लिए हैं? पब्लिक से लिए हैं। जो पैसा पब्लिक से लिया है वो डिबेंचर वो बैंक को दे देती है। कहती है कि ये आप डिबेंचर रखो, ये हमने पैसा पब्लिक से लिया है, लेकिन आप हमें पैसा दे दो। तो कंपनी खुशी खुशी काम करती है, बैंक भी खुशी खुशी पैसा दे देती है, क्योंकि बैंक के पास 2 सिक्योरिटी है। एक है प्राइमरी सिक्योरिटी जिसमें वो एसेट्स रखती है, और दूसरी है सेकेंडरी सिक्योरिटी जिसमें वो जो डिबेंचर है उसे रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी बैंक के पास एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी अपने जो डिबेंचर्स हैं उन्हें रखती है, तो उसे कहा जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ में आ गई? अब देखो, वही लिखा है, द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रिफर टू द प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी इशूइंग डिबेंचर टू अ लेंडर एज अ सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी फॉर अ लोन। दिस मीन्स दैट द डिबेंचर सर्व एज अ बैकअप गारंटी इन केस कंपनी फेल टू रीपे द लोन। यदि कंपनी लोन पे करने में असफल हो गई, किसका? बैंक का, तो क्या करेगा बैंक? उस जो डिबेंचर है उसको, पब्लिक जो पैसा दिया था किसको? कंपनी को, वो पैसा कौन रख लेगी? वो बैंक रख लेगी। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको एक बात पता होगी कि जो कंपनी रहती है वो पब्लिक से जब पैसा लेती है तो वो क्या एक एश्योरेंस देती है कि हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट होता है, जब इशू ऑफ डिबेंचर किया जाता है बैंक के लिए, जो इंटरेस्ट होता है जो पब्लिक को दिया जाता है, वो इंटरेस्ट पब्लिक को ना देकर, ठीक है ना, बैंक बोलेगी कि हमें दो, पब्लिक को क्यों दे रहे हो, पर बैंक को वो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तब तक वो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा जब तक जो उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी है, जो एसेट्स रखी है, उसे सेल कर दिया ना जाए या उसे पे करने में जो कंपनी है असमर्थ रहे। ऐसी स्थिति में वो डिबेंचर को अपने अंदर लेगी और तब उसको इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स द एक्स्ट्रा और सेकेंडरी सिक्योरिटी।
डिबेंचर issued as a collateral security do not usually carry to the immediate liability unless the company default. The company repay the loan, the debenture are cancelled. The company default lender can be sale and force to the debenture and recover the loan amount. ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो अभी मैंने ओरली आपको एक्सप्लेन करी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो ध्यान से समझो। डिबेंचर जो होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दो तरह से होते हैं। जब जनरल एंट्री पास नहीं हो रही है, ध्यान से समझना, दो तरह से होते हैं। इसमें क्या होता है, जनरल एंट्री होती है वो पास नहीं होती है, तो क्या होता है, जब आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो इन्हें क्या करोगे आप, इन्हें डायरेक्ट आप किस में लिख दोगे, इससे इन्हें डायरेक्ट आप लिख दोगे बैलेंस शीट में। कहाँ पर लिख दोगे बच्चों, इन्हें आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दोगे। जब आप बैलेंस शीट में लिखोगे तो सेम ऐसा ही बनाना होगा आपको जैसा बैलेंस शीट बनती है और नोट ऑफ अकाउंट बनता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और यदि लॉन्ग टर्म के लिए ली गई है आपको जो लोन लिया गया है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है तो यहां पे लिखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और यदि शॉर्ट टर्म के लिए है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? बस यही चीज़ करनी रहती है और कुछ भी नहीं करना रहता है। नोट ऑफ अकाउंट में भी यही लिखते हैं, क्या, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एंड टर्म लोन इसके अंदर इस तरह से किया जाता है। लेकिन यदि आपका जनरल एंट्री पास हो रही है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, तो जितना % डिबेंचर है उसमें डाल देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि दो तरह से कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए एंट्रीज होती है, या तो एंट्री करो ही मत और यदि करो तो इस तरह से करो। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, इशू ऑफ डिबेंचर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। ध्यान से समझना ये वाला टॉपिक, रिडम्पशन क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे कि रिडम्पशन क्या होता है। तो ध्यान से देखो, जो रिडम्पशन होता है उसका मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, मतलब जिस पब्लिक से आपने पैसा लिया है उसे रीपेमेंट कर दो, तो उसे कहा जाता है डिबेंचर का रिडम्पशन होना या रीपेमेंट होना। अब यहाँ पर देखो जो 3 तरीके हैं उनसे इशू भी किया जाता है और रीपेमेंट भी किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इशू ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। पार पे इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर इशू किए जा सकते हैं और डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जब रीपेमेंट की बारी आती है तो रीपेमेंट भी पार पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है और डिस्काउंट पर किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये दोनों तरीकों से आप इशू भी कर सकते हो और रीपेमेंट भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात को आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान से समझना, जो पार पर इशू किया गया है वो पार पर ही रीपेमेंट किया जा सकता है उसका, और प्रीमियम पर रीपेमेंट किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन बनती है कि जो प्रीमियम पर इशू किए हैं उन्हें पार पर रीपेमेंट किया जा सकता है और प्रीमियम पर रीपेमेंट किया जा सकता है। और थर्ड कंडीशन बनती है कि जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं उनका पार पर रीपेमेंट किया जा सकता है और उनका प्रीमियम पर रीपेमेंट किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट का डिस्काउंट पर रीपेमेंट नहीं किया जा सकता। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 तरीकों से रीपेमेंट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि यदि इशू आपने पार पे किया है और रीपेमेंट आपने पार पे किया है तो जनरल एंट्री बताओ। यदि आपने इशू पार पे किया है और रीपेमेंट प्रीमियम पर किया है तो आप जनरल एंट्री बताओ। प्रीमियम पर इशू किया है और पार पर रीपेमेंट किया है, प्रीमियम पर इशू किया है और प्रीमियम पर रीपेमेंट किया है, डिस्काउंट पर इशू किया है, पार पर रीपेमेंट किया है, डिस्काउंट पर इशू किया है, प्रीमियम पर रीपेमेंट किया है।
तो क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आएंगे। तो अब ऐसे में हमको क्या जनरल एंट्री करनी है, तो ध्यान से समझते जाते हैं। मेरे साथ जनरल एंट्री लिखो। इसमें भी दो तरीके हैं, या तो लमसम पेमेंट हो जाता है या जो इंस्टॉलमेंट है उसमें पेमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार वाले, पार पर इशू किए हैं और पार पर ही उनका रीपेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, पार पर इशू किए हैं और पार पर ही उनका रीपेमेंट कर रहे हैं। तो हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंट डिबेंचर है डिबेंचर अकाउंट। समझ में आया? ये है लमसम के लिए, इसलिए मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखा है। यदि लमसम वाला नहीं भी होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स पे एंट्री पेमेंट किया होता तो एंट्री वैसी ही होती जैसे ये बताई है। सेकंड कंडीशन बन रही है हमारी, जब हमने पार पे इशू किया है वो प्रीमियम पर हम रीपेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन बन रही है। ऐसे में आप क्या जनरल एंट्री करोगे, करो मेरे साथ। ऐसे में आप क्या जनरल एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी, लिखो आप यहां पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों लिखा? अब आप मुझे खुद बताओ कि आपने कोई डिबेंचर पार पर इशू किए थे और आप उसका रीपेमेंट प्रीमियम पर कर रहे हो, तो आपको तो लॉस ही है ना, क्योंकि आपने जब इशू किए थे पार पे किए थे और पेमेंट आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो यहां पर आपको लॉस हो जाएगा। और लिखेंगे 2% डिबेंचर अकाउंट एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसा लिखना होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर जो जनरल एंट्री बनेगी, जब आप पार पर इशू कर रहे हो और प्रीमियम पर उसका रीपेमेंट कर रहे हो। अब थर्ड कंडीशन क्या बन रही थी, देखो हमारी थर्ड बन रही थी जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और पार पर पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन बन रही थी जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और पार पर पेमेंट कर रहे हैं। ये तीसरी कंडीशन है हमारी। इन सबकी जनरल एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आप एक बात ध्यान से समझो, यहां पर सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आया और यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आया। क्यों? क्योंकि यहां पर हम पेमेंट कर रहे थे प्रीमियम का और यहां पर हमने प्रीमियम पर इशू किया है, इसलिए ये दोनों में अंतर आएगा। यहां पर हम पेमेंट कर रहे थे तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यहां पर हमने प्रीमियम पर इशू किया है और पार पर पेमेंट कर रहे हैं, तो जो इशू किया है उसका अमाउंट यहां पर आएगा। क्लियर? अब फोर्थ वाला कौन सा है, इसमें फोर्थ कौन सा है, देखो फोर्थ वाला है जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर ही पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर ही उनका पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड यहाँ पर प्रीमियम पर ही इशू किया है और प्रीमियम पर ही पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, जब हमने प्रीमियम पर इशू किया है और जब हम प्रीमियम पर हमेशा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें लॉस ही होता है। तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर account debit to 9% डिबेंचर, और दोनों है यहां पर प्रीमियम और प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड टू इशू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन बन रही है, इसलिए इसे यहां पर ऐसा लिखेंगे कि प्रीमियम पर आपने इशू किया है और प्रीमियम पर ही आप पेमेंट कर रहे हो, तो इस तरह से जनरल एंट्री बनेगी। तो ये हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन। अब हम फिफ्थ वाली देखते हैं। फिफ्थ वाली में क्या है, जब हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और पार पर पेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और पार पर पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारी फिफ्थ वाली कंडीशन बन रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टू % डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, फिफ्थ वाली। और लास्ट कंडीशन क्या बनेगी, जब हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। ठीक है, किस पर इशू कर रहे हैं, अब हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं। ध्यान से अब आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ये हमारी सिक्स्थ वाली कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें क्या जनरल एंट्री होगी, फर्स्ट वाली तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड फिर होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मेरे साथ लिखते जाना, अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि आपने जब डिस्काउंट पर इशू किया है और आप प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो तो आपको लॉस है ना, और टू 9% या जितने भी परसेंट डिबेंचर, और टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर हो गया, ये सारी कंडीशन हो गई। ये तो आपको क्लियर हो गई क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो ये डिस्काउंट लिखा, लेकिन डिस्काउंट पर इशू करा है तो लॉस हुआ आपको, और आपने प्रीमियम पर पेमेंट किया है तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा। तो ये पूरी जनरल एंट्री हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है, क्या आती है इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो बच्चों, इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है डिबेंचर पर। डिबेंचर आपने जिसको दिए थे, इशू किए थे डिबेंचर होल्डर को, उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा ना, तो अब उसको इंटरेस्ट देने के लिए आप क्या जनरल एंट्री करोगे, बस वही चीज़ लिखी है यहाँ पर। तो अब हम सीधे डायरेक्ट जनरल एंट्री देखते हैं कि अब हम क्या जनरल एंट्री करेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे किस चीज़ का, इंटरेस्ट का। तो भैया जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने इंटरेस्ट ड्यू है, पेड है। तो यदि आपका ड्यू होगा तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे, जब आपका व्हेन
व्हेन पेमेंट इज ड्यू, तो हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट यदि हमारा पेमेंट हमने करना है, पेमेंट इज पेड, तो होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसके बाद इसे किस में ट्रांसफर किया जाता है, जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये एंट्रीज को लेके बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको एंट्री एक एक करके बता दी है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसे आप सॉल्व करके देखिएगा। तो आज यहाँ पर डिबेंचर चैप्टर एंड हो गया।